हेलो स्टूडेंट्स। बीएससी फार्ड थर्ड में अपना जो चैप्टर चल रहा था लैमार्किज्म, तो आज हम बात करेंगे क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ लैमार्किज्म कि लैमार्कवाद की जो आलोचनाएं हुई उनका एक विश्लेषण। तो हमने देखा कि लैमार्कवाद जो था डी लैमार्क ने दिया था वह प्रभावी ढंग से जो इवोल्यूशन का प्रोसेस है उसको स्पष्ट करता है। परंतु प्रारंभ में अनेक जो जीव वैज्ञानिक थे उन्होंने इस थ्योरी की कड़ी आलोचना की, इनका क्रिटिसाइज किया। तो इस सिद्धांत की जो 4 विशेषताएं थी उन चारों विशेषताओं का इन्होंने विश्लेषण किया और उन्होंने देखा कि जो प्रथम अवधारणा थी, पहली अवधारणा थी, उनमें यह बताया गया था कि जो अंगों और स्वयं के आकार की बढ़ाने की प्रवृत्ति का नियम है। तो यहाँ पर इसको अपन ने देख चुके हैं। जो सेकंड थ्योरी थी उसकी अपन बात कर चुके हैं कि जो भी जो रिक्वायरमेंट के अनुरूप जो ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है वो किस तरीके से होता है। और इसी में जो इनका थर्ड नियम था, तो थर्ड अवधारणा जो थी इनकी, उसमें बताया कि जब थर्ड जो इनका सिद्धांत था उसकी आलोचना हुई तो देखा कि अब तक के जो लगभग सभी जो समालोचकों ने लैमार्क के जो थर्ड नियम था वो उसको काफ़ी हद तक इन्होंने सही माना कि ये सही है। यह बात नित्य प्रति के निरीक्षण में देखी जा सकती है कि जीवधारियों के सभी ऑर्गन जिनका कंटिन्यू यूज होता है तो उनका आकार अधिक विकसित हो जाता है। जैसे निरंतर जो भी आदमी हथौड़ा चलाने हैं, लोहार वगैरह, तो उनके हाथों का भार को झेलने की जो कैपेसिटी होती है, या पहलवान के हाथ की जो बाइसेप्स जो मसल्स होती हैं वो बड़ी सुडौल और सुविकसित होती हैं। तो इसके विपरीत यदि हाथ की हड्डी टूट जाए और 2 महीने तक प्लास्टर से मांसपेशियों के विरुद्ध निरुद्ध करके उनका अप्रयोग किया जाए, यानी कि उनको अपन यूज नहीं करें ज़्यादा दिनों तक, तो हम देखते हैं कि जब उसके हाथ का अपन प्लास्टर खोलते हैं तो हम पाते हैं कि वो इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि वो महीनों तक भी वो हाथ कंप्लीटली पूरी तरीके से काम प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाएगा। तो इसी संदर्भ में एक अन्य उदाहरण भी दिया कि समुद्र के ऊपरी सतह पर रहने वाली जो फिश होती हैं उनकी आँख वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप होती हैं, परंतु जैसे जैसे उसके डेप्थ में जाएंगे और वहाँ पर ज़्यादा डार्कनेस होती है तो हम देखते हैं कि वहाँ रहने वाली अधिकांश जो स्पीसीज होती हैं उनकी आईसाइट वीक हो जाती है या उनकी आँखें अवशेषी की तरह काम करती हैं। तो जो ऑर्गन का यूज एंड डिसयूज भी सार्वत्रिक रूप से सही नहीं है, क्योंकि ये देखा गया है कि जो लोग पढ़ने में लगातार व्यस्त रहते हैं और उनकी जो आइज हैं वो ज़्यादा यूज में आती हैं और उनकी आँखें कमज़ोर हो जाती हैं और दृष्टि कमज़ोर हो जाती है। और इस नियम के अनुसार हम पाते कि वो ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए पर वो कम हो जाती हैं। तो कुछ इनकी आलोचनाएं हुई। और जो चौथा नियम था इनका, उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति, तो यहाँ पर देखा गया है कि वास्तव में लैमार्कवाद को विवादास्पद बनाने में जो चौथा नियम था उसकी सबसे बड़ी भूमिका रही। यह जो थ्योरी थी इसकी, उसमें सबसे बड़ी कमजोरी के रूप में आज भी जो साइंटिस्टों के लिए अध्ययन और इनका परीक्षण का विषय है, लैमार्क के जीवन में ही इस अंतिम अवधारणा की कड़ी आलोचना प्रारंभ हो गई थी। प्रारंभिक चरणों में लैमार्क के जो समकालीन जॉर्ज कुवियर थे उन्होंने सबसे पहले लैमार्कवाद के नितांत अविवेकपूर्ण सिद्धांत कहकर संबोधित किया कि यह बहुत ही अविवेकपूर्ण सिद्धांत थ्योरी है। तब से लगातार अनेकों जीव वैज्ञानिकों ने प्रयोगात्मक और तथ्यात्मक आधार पर उपार्जित लक्षणों के वंशानुगत होने की अवधारणा की आलोचना की है। तो अब हम देखते हैं कि अब तक तो अपन ने उनकी आलोचना की है, अब हम देखते हैं कि लैमार्कवाद के जो सपोर्ट में कौन कौन से एग्जाम्पल जाते हैं। और हो सकता है कि उस टाइम में जो लैमार्क था उनका ध्यान उन्हीं एग्जाम्पल की ओर रहा होगा
और वो उसके समय के हिसाब से सटीक रहे होंगे। जिराफ के पूर्वज पेड़ों की पत्तियों पर जीवन निर्वहन करते थे। निरंतर उन भागों की पत्तियों की मात्रा जब कम हो गई तो उन्हें ऊंचे भागों की पत्तियों तक पहुंचने के लिए अपनी गर्दन को खींचने या तानने का प्रयास किया। वंशानुगति द्वारा प्राप्त गर्दन की लंबाई में हर पीढ़ी में एक और वृद्धि जुड़ती गई, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वो बढ़ती गई और कई पीढ़ियों के बाद जिराफ का आज का स्वरूप बन गया। यह जो गुफाओं में रहने वाले जो प्राणी होते हैं, वो गुफाओं में अंधेरा होता है, वहाँ पर वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो वहाँ देखा कि उन युगों युगों तक वहाँ पर वो रहे और उनके वो ऑर्गन डिस्यूज हो गए, जिनसे उनकी आँखें डीजनरेट हो गई। ऐसा ही उन्होंने उदाहरण दिया, मोल की आँखों भी छोटी होती गई क्योंकि इसने भी इनका यूज करना कम कर दिया। इसी प्रकार हमने देखा कि जो स्नैक्स के जो एंसेस्टर्स हैं उनमें जो बहुत ज़्यादा टांगें पाई जाती थी और वो टांगें आगे चलकर उनकी जो गति में बाधक बन गई और उनमें से हमेशा बोन फ्रैक्चर हो जाते थे, इसलिए उन्होंने टांगों का उपयोग कम कर दिया और आगे चलकर उनकी ये टांगें धीरे धीरे लुप्त हो गई, अनुपस्थित हो गई और अजगर की जो पेल्विक रीजन के जो नाखून थे उनकी उपस्थिति इस गुण का स्पष्ट करती है। अब हम इसमें अपने दोनों बातें कर ली, एक तो आलोचना की भी, एक सपोर्ट की भी। और इनकी जो आलोचनाएं थी उनमें से अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग उनको दिया। जैसे ऑगस्ट वीजमान ने भी अपना एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया कि जो वीजमान साहब थे उन्होंने 1890 में उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति होने के नियम को सफ़ेद चूहों की पूंछों पर प्रयोग करके उन्होंने परखा। उन्होंने लगातार 5 पीढ़ियों तक चूहों की पूंछ काटकर और 1901 में उन्होंने देखा कि उनके पूंछों को काट रहे थे और फिर भी उनकी जो पूंछ है वो अगली पीढ़ी में आ रही थी, परंतु परीक्षण करने पर यह पाया गया कि अगली पीढ़ी दर पीढ़ी चूहों की पूंछ काटने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा और सभी के सभी जो चूहे थे उनमें पूंछ आ रही है। तो उनके पुरखों के समान जो साधारण लंबाई और मोटाई के अनुरूप उनकी पूंछें थी। इस प्रकार वीजमान ने यह प्रमाणित किया कि जो माइस होते हैं उनके जीवन काल में पूंछ कटने का उपार्जित लक्षण उनकी अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होता है। लैमार्क का चौथा नियम असत्य है, यानी कि उन्होंने कई पीढ़ियों तक पूंछ काटने के उपरांत ही पाया कि वह पूंछ यों की त्यों अगली जनरेशन में आ रही है। तो वह जो उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति है वह नियम फेलियर हो गया। इसी तरह से कैसिल और फिलिप्स ने अपना प्रयोग किया और उन्होंने देखा कि एक काले रंग की जो फीमेल गिनी पिग थी उसकी ओवरी दूसरे वाइट कलर की जो फीमेल में ट्रांसप्लांट करके उसका निषेचन भी वाइट कलर के मेल से कराया और अंत में देखा कि इस वाइट जो पेयर था जिनकी जो फीमेल थी वह काली जो फीमेल का ओवरी उनको ट्रांसप्लांट किया गया था, से भी उत्पन्न सभी बच्चे काले रंग के थे। जबकि उन्होंने कहा था कि काली का जो गिनी पिग थी उसका ओवरी लेकर वाइट वाली में ट्रांसप्लांट कर दिया था और अब उनका मानना था कि वाइट वाली ही आनी चाहिए थी पर नहीं आई और वह काले कलर के ही उनके बच्चे हुए। तो स्पष्ट है कि जो जेनेटिकली उनका वातावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसा कि लैमार्क ने बताया। लैमार्क ने क्या कहा था? लैमार्क ने कहा था कि वातावरण का उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है, पर वह नहीं पड़ा। उनका वातावरण चेंज करने के बाद भी अपनी वो मूल प्रवृत्ति थी उसको उन्होंने नहीं खोया। तो इसी तरह से लोएब का एक्सपेरिमेंट था और लोएब ने देखा कि एक कुछ विशिष्ट केमिकल्सों के प्रभाव से
सी अर्चिन का जो एनिमल्स था उसको पार्थेनोजेनेटिकल रिप्रोडक्शन कराया, परंतु अगली जनरेशन में सभी जो मेंबर्स थे उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साधारण जो प्रोसेस था वो आरंभ हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से उपार्जित लक्षणों के वंशानुगत होने के सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती है। कान और नाक छेदन, जैसे अपने भारतीय जो महिलाएं होती हैं वो हजारों वर्षों से गहने पहनने के लिए अपने ईयर रिंग या नोज रिंग पहनती हैं और उसके लिए उसमें छेद किया जाता है, परंतु अगली जनरेशन में हम देखते हैं कि उपार्जित लक्षणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सबके किसी के भी अभी तक छिदे हुए कान और नाक नहीं आते हैं अगली पीढ़ी में। और उन्होंने एक सटीक एग्जाम्पल दिया, जो चीनी महिलाएं थी वो लोहे के जूते पहनने की परंपरा थी कि उन्होंने एक लोहे के जूते पहनकर वो अपने पैरों को बड़ा नहीं करना चाहती थी, और उन्होंने देखा कि उनमें जो जन्म के बाद बचपन में ही लोहे का कठोर जूता पहन लेते हैं, और देखते हैं कि वो आगे की पीढ़ी में चलकर वह वापस उनके पैर का साइज जो पहले था वही वैसा ही बढ़ता चला जाता है। तो यानी कि एक तरफ से उनका वो कम होना चाहिए था। तो जो अपना पाउलो था, पाउलो ने बताया कि चूहों को घंटे की आवाज़ पर भोजन उपलब्ध कराने का ट्रेनिंग दिया गया, परंतु अंत में यह निष्कर्ष निकाला कि प्रत्येक जो जनरेशन थी उसको समान प्रशिक्षण देना पड़ता है। नई जनरेशन के प्राणी भी घंटे की आवाज़ एवं भोजन परोसे जाने का क्रम हेतु इनके जनकों की भांति इन्हें भी प्रशिक्षित करने पर ही इस प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन संभव हो पाता है, अर्थात उपार्जित लक्षण वंशानुगत नहीं होते हैं। तो अब अपन यहाँ पर एग्जाम्पलों की बात करते हैं जिसमें लैमार्क को गहरा आघात पहुँचा और इस समय यह मान्यता लगभग समाप्त कर दी गई थी। तो बीजमान का जो सिद्धांत था वो जनन सत्य सिद्धांत, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म कहते हैं। तो जब तक जर्म प्लाज्म में चेंजेज नहीं होगा, जब तक कोई भी उनका करैक्टर अगली पीढ़ी में नहीं जाएगा। तो जो बीजमान का जो जर्म प्लाज्म थ्योरी थी उसमें दो प्रकार की उन्होंने बताया कि एनिमल्स में दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, एक होती हैं जर्मिनल सेल्स और एक होती हैं सोमेटिक सेल्स। तो सोमेटिक सेल्स जो उनकी बॉडी स्ट्रक्चर को बनाती हैं। तो हम जानते हैं कि जो जनन का जो प्रोसेस है उसके संचालन के लिए जर्मिनल सेल्स होती हैं, बॉडी स्ट्रक्चर को बनाती हैं, वो सोमेटिक सेल्स होती हैं, और उनका जो इनहेरिडेटरी कैरेक्टर्स और ट्रेड्स हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती हैं। और ये सत्य है कि जब तक जो जर्मिनल सेंस में कोई चेंजेस नहीं होता तब तक अगली पीढ़ी में वह कैरेक्टर्स नहीं जाते, कोई उनमें परिवर्तन संभव नहीं है। इसी आधार पर बीजमान ने बताया कि लैमार्कवाद में जो जर्मिनल थ्योरी थी उनका जो शारीरिक तत्व का कोई भेद नहीं किया गया, यानी उनका सोमेटिक और जो जर्मिनल में कोई चेंजेस नहीं हुआ, उनका डिफरेंस नहीं हुआ। इसी आधार पर बीजमान ने बताया कि लैमार्क के जननवाद जो सिद्धांत था वह लैमार्क का जो अपना सिद्धांत था वह सिद्धांत इन पर खरा नहीं उतरता है, और यही कारण है कि उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति होना असंभव है, क्योंकि वातावरण के अधिकांश परिवर्तनों का प्रभाव शारीरिक कोशिकाओं में उपार्जित लक्षण उत्पन्न करता है और उनकी वंशानुगति होने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। इस प्रकार बीजमान का नियम सही है, और उन्होंने बताया कि जर्मिनल जब तक जर्म प्लाज्म में जो कोई चेंजेज नहीं होगा वह अगली पीढ़ी में नहीं पहुंच पाएगा। तो इसी तरह से नव लैमार्कवाद आया, और नव लैमार्कवाद में जो नए उन्होंने अपने सिद्धांत बताए उनके अपन आगे चलकर चर्चा करेंगे।